गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आनी चाहिए। हाँ, अभी सब फ्रेश फ्रेश फील करो, पहली क्लास है ना। चलिए, तो भारतीय संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आज फाइनल टच है, यानी फाइनल लेक्चर है, राइट। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? भारतीय संविधान को खत्म करेंगे आज, है ना, मतलब कंप्लीट करेंगे। अभी तक के लेक्चर्स में जो कुछ भी हमने पढ़ा उसको जरा सा एक ग्लिम्स ले लेते हैं। लेकिन पहले देखिए कि हमें आज फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी और सेक्युलरिज्म, जिसका सही अर्थ होता है पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष के रूप में भी इसको प्रदर्शित किया जाता है। चले, हमने अभी तक जो पढ़ा वो क्या पढ़ा? कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स क्या होते हैं, एक देश को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि पूरा एक बहुत बड़ा देश है। हमने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से बताया था, अगर आप लोगों को याद हो, कि एक परिवार को, एक घर को भी चलाने के लिए कानून की आवश्यकता है, एक विद्यालय को भी चलाने के लिए कानून की आवश्यकता है, एक घर, एक समाज, ऐसे ही एक देश है। देश भी एक परिवार है जहां विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न इच्छाओं के साथ, विभिन्न कैपेबिलिटीज के साथ। तो जब एक देश को चलाने के लिए संविधान की जरूरत है, तो ऐसे में हमें यह क्लियर होना चाहिए कि संविधान क्या है। तो संविधान क्या है बेटा? संविधान एक सेटअप रूल्स है, एक ऐसी किताब है, हमने पहले भी बताया था, जिसमें नियम बना हुआ है कि एटलीस्ट हर किसी व्यक्ति को, चाहे वो किसी समाज का हो, किसी वर्ग का हो, किसी जाति का हो, किसी भी विभाग का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी राज्य का हो, किसी भी तरह का हो, किसी भी भाषा का हो, यानी किसी भी तरीके की डिफरेंशिएशन और डाइवर्सिटी हो, उसके लिए एक स्पेसिफिक लॉ है। उस लॉ दो चीजों पे काम करती है। पहला, आपको अधिकार भी देती है, और दूसरा, आपको आधिकारिक क्षेत्र में रहने के लिए भी कहती है। मैं क्या कह रहा हूं? संविधान अगर आपको सुरक्षा देती है, तो संविधान आपको यह हिदायत भी देती है कि आपका सुरक्षा, आपकी अधिकार किसी और के लिए पाप या बोझ ना बने। मसलन, जैसे संविधान ने आपको अधिकार दिया कि आप बोल सकते हैं, तो किसी को गाली देंगे? आप कहीं भी घूम सकते हैं, फंडामेंटल राइट है ना, तो किसी घर में घुसेंगे? कहीं भी रह सकते हैं, तो तुम आ जाओ किसी के घर वर का कब्जा कर लो, यहीं रह सकते हैं। संविधान ने कहा नहीं, अल्पीकरण का भी एक एक्ट है, ठीक है। आपको संविधान ने कहा है कि आपके अधिकारों से पहले संविधान आपसे कम से कम 11 तो नहीं, लेकिन जो पूरा है, लेकिन उसमें से कम 7 जो मेन है ना, वो ड्यूटीज भी आपसे मांगता है, और ये सिखाता है कि जीवन में कहीं भी, किसी भी जगह पर अधिकार से पहले अपने कर्तव्यों के बारे में सोचिए, यानी राइट से पहले ड्यूटीज। हमें करना क्या है, तब हमें मिलेगा क्या, ठीक है। इसलिए वेदोच्चारित भी लिखा रहता है ना कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही तसई फल चाखा, रामचरितमानस में लिखा है कि कर्म प्रधान है, यानी आपको कर्तव्य पहले रखना होगा, और तब जाकर आपको जो है अधिकार मांगने होंगे। यह संविधान सिखाता है। संविधान ने सिर्फ अधिकार नहीं दिया आपको, संविधान ने बताया कि आप गलती ना करें, गलती करेंगे तो सजा क्या है, पाप करेंगे तो सजा क्या है, दंड का अनुपात कितना है, उसकी सजा कैसी होगी, सब निर्धारित किया। और ये जनता के लिए नहीं है, जनता को कौन किस किस तरीके से रूल करेगा, क्योंकि यह है डेमोक्रेसी। मसलन अधिकारी कैसे रहेंगे, नेता कैसे रहेंगे, मंत्री कैसे रहेंगे, मंत्री में भी कई कैटेगरीज हैं, वो कैसे काम करेंगे, हम और आप कैसे काम करेंगे, सिस्टम कैसे चलेगा, सब कुछ लिखा है। इसलिए भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? रिकैप हुआ? चलिए, उसके बाद दो सिचुएशन नेपाल का हमने पढ़ा था, जिसमें एक समय में राजा थे, वहां के लोगों ने फिर संवैधानिक प्रक्रिया के बारे में जोर दिया, और संविधान ना लागू होने पर सिर्फ और सिर्फ वहां पर लोकतंत्र लाया गया, तो फिर से वहां से लोकतंत्र हटा दी गई, है ना, याद आ रहा है स्टोरी। फिर उसके बाद लोगों को उतनी ही मेहनत करनी पड़ी लोकतंत्र लाने के लिए, लेकिन इस बार लोगों ने संविधान को आगे रखा, तो अब वहां लोकतांत्रिक सिस्टम चल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? यानी किसी भी देश में अगर खराब व्यवस्था चल रही है, उस व्यवस्था को बदल देने से ही इस बात की गारंटी नहीं है कि वो व्यवस्था फिर से वापस नहीं आएगी। गारंटी तब होगी जब वहां सर्वसम्मति से एक संविधान बन जाए, एक नियम बन जाए। नहीं तो तुम, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं, मुझे हटाना चाहते हो, आज तुम 4 दोस्त लेकर आओगे, हमको मार दोगे, हम हार जाएंगे, कल हम तुमको छोड़ेंगे?
इसलिए तुम जब 4 लेकर आ रहे हो तो तुम 4 ऐसे लेकर आओ कि फिर हम 40 भी लाएं तो फिर उसकी जरूरत पड़े ही ना। ये संविधान सिस्टम देता है, नियम के जरिए हटाओ, हाथापाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जहां कलम काम करता है वहां तलवार नहीं करती। ठीक है, आगे हमें फाइनल में इंट्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक चीज थी उसको पढ़ के क्लास खत्म किया था। सबसे पहली चीज है संवैधानिक प्रक्रिया के अंदर कि भाई फेडरलिज्म होना चाहिए। क्लास 10th में इसको पूरा डीप पढ़ना है, पर यहां आपको समझना होगा। क्या समझना है? देखो, शुरुआत में ही यहां हमने जब पढ़ा था तो भारतीय संविधान लिखते समय यहां पर उसने कह दिया था कि हमें राइट्स भी देखना है और हमें प्रिंसिपल भी देखना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब देश के द्वारा हमें अधिकार क्या मिले हैं और नीति निर्देशक तत्व क्या है कि राज्य कैसे चलेगा। यह नहीं कि हमको अधिकार दिया गया है और सरकार को भी अधिकार दिया गया तो सरकार उसका गलत प्रयोग करेगी। कोई भी सरकार में बैठा हुआ, चाहे वो राज्य हो, चाहे लोकल हो या सेंट्रल हो, चाहे कोर्ट हो, वो अपने पद का, अपने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन कब? जब हमें संविधान का ज्ञान होगा तब। अगर संविधान का हमें ज्ञान नहीं होगा तो कोई कुछ भी कर सकता है। मसलन आपको संस्कृत में कुछ नहीं आता और मैं संस्कृत में यहां चालू हो जाऊं, अस्माकम देशस्य भूमि को तुम भारत देश, अब काम खत्म। क्या बोल रहे हैं सर? है ना? अब जैसे एक श्लोक है कि कागचेष्टावको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गिर त्यागी विद्यार्थनम पंचलक्षणम। किसको किसको मतलब समझ में आया? देख लो। और सुखार्थनम कुतो विद्या, विद्यार्थनम कुतो सुखम, सुख त्यागे कुतो विद्या और दुख सुख त्यागे कुतो धनम। चलम न खादाम न हसम न जलपे न ते मृत्यु लोके न भई भार भूता मंद स्वरूपे न मृगा शरंती। मैं ये आपको संस्कृत नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि एक भाषा है जिसका ज्ञान आपको नहीं है तो मैं आपके सामने कुछ भी बोल जाऊं, शायद गाली भी दे जाऊं, आपको मूर्ख भी बोल दूं, आपको कुछ पता। इसका मतलब कि सिर्फ भाषा का ज्ञान न होने से आपकी कोई बेइज्जती भी कर गया तो आपको पता नहीं लगा। तो सोचो, जब पूरे की पूरे सिस्टम के बारे में आपको ज्ञान नहीं होगा तो ऐसे में कोई व्यक्ति आपको मूर्ख बना जाए, आपके अधिकार छीन ले, आपको गुलाम बना दे, आपकी सुविधाएं छीन ले, आपको कुछ भी चीज का बोध नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ये चीज? कोई परेशानी तो नहीं है? कोई परेशानी यहां तक? चलिए, यानी संविधान का होना ही नहीं, संविधान का ज्ञान भी होना सबको बहुत जरूरी है। हम क्या करेंगे? तुम साइंटिस्ट बन जाओ, तुम इंजीनियर बन जाओ, तुम डॉक्टर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, संविधान नहीं पता है, अधिकार नहीं पता है, सब बेवकूफ बनाएगा तुमको। लाओ घूस दो, पैसा लगता है। हाल फिलहाल में एक प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी, अभी पुलिस स्टेशन के पास में 3-4 दिन पहले गया हूं, एसपी साहब के यहां गया था बगल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वहां पर एक डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन लेने के लिए हजार रुपए लिए जा रहे थे और वहां कम से कम 20 की भीड़ में लोग दे रहे थे। जब मैं पहुंचा तो उसने मुझसे पूछा कि भैया चेंज रखे, दे दीजिए ना, मेरे को देना है। मैं सोच रहा हूं 100-200 कमी करके तुम्हें किस लिए? तो बोला 1000 लगता है ना यहाँ पे। हमको कहां लगता है? रसीद मिली तुमको? बोला नहीं, रसीद तो नहीं देंगे, पुलिस वालों से कौन रसीद मांगेगा। मैं वहां पर जाकर बोला भाई इस एक्नॉलेजमेंट नंबर की रिपोर्ट निकालने के लिए पैसा लगता है। फिर मेरे को साइड में लाकर बोल रहा है। तो मैंने देखा लोगों को नहीं मालूम था, लोगों ने किया। हर जगह होता है। आप गाड़ी चला रहे हो, पुलिस आपको चालान लगाएगी इस बात से क्योंकि आप गलत हो, हेलमेट नहीं पहने हो। हेलमेट से सुरक्षा हमारी होनी है। अब आधिकारिक रूप से कानून बना है कि हाल में हमको तोड़ने में मजा आता है, हम रेड लाइट तोड़ के खुश होते हैं, जैसे हमने विश्व युद्ध जीत लिया। तुमने रेड लाइट तोड़ दिया ना, तुम अपने जान को खतरा कर रहे हो। पूछो कैसे? तुमने यहां का रेड लाइट तो कम भीड़ का तोड़ा, वो रेड लाइट और अगले रेड लाइट के बीच में एक मैकेनिज्म सेट किया गया है ताकि तुम्हें ट्रैफिक भी कम मिले और तुम्हारा एक्सीडेंट ना हो। तुमने यहां का रेड लाइट तोड़ा, एक दिन तो लग ठीक रहा, किसी दिन ऐसा होगा कि तुम सामने वाले रेड लाइट पे जाओगे और वहां हाई स्पीड की गाड़ी आ रही होगी और तुम भाग रहे होगे क्योंकि पीछे वाली पुलिस तुम्हारे लगी होगी और तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। शायद रेड लाइट तोड़ नहीं देते तो 10 मिनट लेट होता, नाम के आगे लेट नहीं लगता। हेलमेट लगा लेते तो चोट नहीं लगती और चोट लगेगा तो तुम चपेट में आओगे। तो ये सब सुरक्षा के लिए बनाया, पर हमें अच्छा देखो, एक तो कानून समझना भी नहीं, दूसरा कानून तोड़ना भी है, तो दोनों ही गलत है।
और गलती अगर होगी किसी स्थिति में, कोई मेडिकल इमरजेंसी में निकलो, एम्बुलेंस बुलाओ, या फिर तुम जा रहे हो एम्बुलेंस के पीछे, तुम्हारा इमरजेंसी है, जा रहे हो, रेड लाइट तोड़ो, तो फाइन देने के लिए तैयार हो ना, क्या प्रॉब्लम है? सामने वाला बोलता है फाइन लगेगा, भाई जितने का है चालान का फोटो खींचो, लगा देना, आई एम गोइंग टू दिस मेडिकल इमरजेंसी, दैट्स इट। अब वहां पर छुपने और डरने की जरूरत नहीं है, जब तुमको इंफॉर्मेशन होगा तो तुम ऐसे डरोगे नहीं, नहीं होगा करोगे तो करो, नेगोशिएशन करो वहां। इसलिए सिर्फ साइंस पढ़ लेने से, मैथ्स पढ़ लेने से नहीं होगा। और एक बात दिमाग में और याद रख लीजिएगा, 10th क्लास में जाने के बाद जब आप 10th बोर्ड में पहुंचेंगे ना, सो मेक इट क्लियर फ्रॉम दिस क्लास एज इट इटसेल्फ। आगे चले ना, अब चलिए। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है फेडरलिज्म। देखो फेडरलिज्म शब्द जो है वो आता है पावर शेयरिंग से। किससे आता है? यानी सत्ता की साझेदारी। इसका क्या मतलब है? देखो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब हुआ लोगों के द्वारा बनाया गया सिस्टम, जिसमें लोग ही सबसे ऊपर होते हैं। और हम कैसा ऊपर रखते हैं? प्रधान जी ऐसे, विधायक जी ऐसे और सांसद जी लेट जाएंगे, वो तुम्हारे प्रतिनिधि हैं, मालिक नहीं। संयम रखिए। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि तुम गाली देने लग जाओ, उसको सम्मान दीजिए, आपने वो पद दिया उनको, तो पर अपना अपमान मत करिए, क्योंकि ये लोगों का तंत्र है। तो ऐसे में किसी एक व्यक्ति के हाथ में सारा पावर आ जाएगा तो फिर वो तानाशाह हो जाएगा। मसलन कानून भी कोई एक ही आदमी बनाए और तय भी करे कि तुमने गलती किया है कि नहीं, और सजा भी दे, तो हो गया ना राजा वाला काम। इसीलिए यह सिस्टम लाया जाता है पावर शेयरिंग का, जिसमें कानून बनाएगा कौन? लेजिस्लेचर कहते हैं उसको, लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह जो हो गई आपकी, या फिर पार्लियामेंट, है ना। हिंदी में कहते हैं इसको विधायिका। क्या कहते हैं? विधायिका। कोई परेशानी किसी को? और दूसरा, इसी कानून को जो बना है, इस कानून को कैसे काम में लाया जाए, इसको कौन देखेगा? एग्जीक्यूटिव। जिस भी विभाग के लिए कानून बना होगा उसको कहा जाता है कार्यपालिका। भाई जो कैसा काम हो रहा है, गलत है कि सही है, कितना गलत है, इसका आकलन करो, कितना दंड देना है, यह कोई और तय करेगा। अब दंड कौन देगा? जुडिशियरी। कोई एक दूसरे से बड़ा छोटा नहीं है। इसको हिंदी में कहते हैं न्यायपालिका। क्या कहते हैं? यानी कोर्ट, है ना। किसी को सजा देने का अधिकार नहीं है, और इसमें से कोई छोटा बड़ा नहीं है, और कोई एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाता। कानून बनाने में ना ये जाएंगे, ना उसको संपादित करने में ये आएंगे, और ना सजा देने में ये आएंगे। जिसका जो काम है वही करेंगे। तो पावर शेयर हुआ कि नहीं हुआ? एक तो ये हो गया। इसको हम कहते हैं फेडरलिज्म के अंदर के अलग। इसको कौन सा पावर शेयरिंग कहा जाता है? इसको कहा जाता है पावर शेयर्ड इन ऑर्गन, या ऑर्गन पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग भी कहा जाता है। समझ में आया? पावर शेयरिंग इन ऑर्गन, अंगों में, है ना, लेजिस्लेचर ऐसे करके। लेकिन एक होता है लेवल ऑफ पावर शेयरिंग। लेवल ऑफ, क्लास 10th में बहुत डीप है, थोड़ा बहुत बता देता हूं, हालांकि सब 10th का ही है। लेवल ऑफ पावर शेयरिंग, इसको ही कहा जाता है वर्टिकल पावर शेयरिंग। एक और शब्द है, इसी को क्या कहा जाता है? वर्टिकल पावर शेयरिंग। और इसका अलग नाम है फेडरलिज्म, जो ऊपर लिखा हुआ है। अब परेशानी हुई कुछ कि समझ आया? समझ में आया? यानी पावर शेयरिंग तो जरूरी है ना, ये तो समझ में आया ना सब लोगों को। दो तरीके से होगी, एक होगा लोगों के बीच में बांटेंगे, और एक लेवल में बांट देंगे। अब लेवल का क्या मतलब हुआ? ये जो पावर शेयरिंग है, ये फेडरलिज्म, ये कहता है कि एक यूनियन गवर्नमेंट होगी, एक क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट होगी, और अब एक लोकल गवर्नमेंट भी हो चुकी है। हुई है कि नहीं है? पंचायत, नगर पालिका हुआ है ना, ग्राम सभा। तो ये कहता है लेवल, तो लेवल में नहीं हो गया, एक केंद्र में, एक राज्य में, एक लोकल में है। तो कौन सा पावर शेयरिंग है वो? फेडरलिज्म कहेंगे। किस तरीके का है? कोई परेशानी? कोई परेशानी? हां, लेजिस्लेचर में वो सभी लोग हैं जिनको वोट देकर हम नेता में एमपी और एमएलए बनाते हैं। लेजिस्लेचर का एग्जांपल हो गया आपका एमपी और एमएलए। एमपी एमएलए, एमपी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट, और एमएलए विधायक जी। एग्जीक्यूटिव दो तरीके के होते हैं, एक होता है परमानेंट, एक पॉलिटिकल। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का मतलब हो गया जो मंत्री बनेंगे, जो कुछ समय के लिए होते हैं, उनको टेम्पररी भी कहा जाता है। भाई मंत्री 2 दिन में भी बदल सकता है, 10 दिन में बदल सकता है, 5 साल में तो पक्का बदल जाएगा।
एक परमानेंट होते हैं। परमानेंट का मतलब जैसे आईएएस आईपीएस आपके हो गए, आईएएस ऑफिसर्स बड़े पोस्ट पे होते हैं, तो वो एक सर्टेन टाइम तक होते हैं, या तो जब तक उनका प्रमोशन ना हो जाए, सस्पेंड ना हो जाए, तब तक वो रहेंगे वहां। कोर्ट आ गया, लोकल में डिस्ट्रिक्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? किसी को कोई दिक्कत है? चलो, स्पेसिफाइड सोर्स ऑफ रेवेन्यू, ये भी अब देखो, सबसे बड़ा लड़ाई का काम क्या होता है? पैसा। तो यहां पर क्या कर दिया जाता है? एरिया ऑफ ज्यूरिडिक्शन क्लियर कर दिया जाता है कि कौन कितना काम करेगा, वो एरिया ऑफ ज्यूरिडिक्शन जो होता है वो क्लियर कर दिया जाता है। क्यों? ताकि किसी के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। जैसे अगर राज्य सरकार है तो उसको कैसे टैक्स मिलेगा, केंद्र सरकार है तो उसको कैसे टैक्स मिलेगा। जैसे एग्जांपल, कुछ भी लेने जाते हो, जीएसटी देते हो ना, तो जीएसटी का जब बिल देखोगे तो देखना उसमें लिखा होगा एसजीएसटी और लिखा होगा सीजीएसटी। देखा कभी आपने? ये एसजीएसटी का क्या मतलब होता है? स्टेट का जीएसटी। अगर 18% है तो 9 यहां लिखा होगा और 9, यानी जितना पैसा है दोनों का इक्वल इक्वल चला गया, कोई लड़ाई नहीं हुई। ऐसे ट्रांसपोर्ट में भी है, अगर रोड पे चल रहे हो तो लिखा होगा एनएच। क्या मतलब है इसका? यानी केंद्र सरकार है, इसको बनाता कौन है? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इस पे लगने वाला टोल टैक्स 3-5 कौन लेगा? केंद्र सरकार। भाई इसके जरिए केंद्र सरकार ही तो करेगी ना, मेंटेन भी वही करेगी और लेगी भी। प्राइवेट भी कर रही है, अगर किसी एजेंसी को भी दे रही तो मेंटेन कौन कर रहा है? स्टेट का है तो स्टेट हाईवे लिखा होगा, एसएच लिखा होता है ना। अब स्टेट हाईवे वो कौन मेंटेन करता है? पीडब्ल्यूडी। कौन करता है? पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो यहां का मेंटेनेंस स्टेट कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां जो लिखा समझ में आया कि नहीं आया? बोलो कि विभाग हर चीज का अलग है। अब ऐसे कोई लड़ाई करेगा? भाई अगर स्टेट हाईवे टूटा है तो किससे बोलना है? किससे बोलना है? विधायक जी से कहिए बनवाइए, क्योंकि राज्य सरकार में कौन है? विधायक जी हैं। और एनएच के पास कोई प्रॉब्लम है तो कौन बनाएगा? सांसद बनवाएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार से है। अब तुमको जानकारी ही नहीं होगी तो विधायक जी आकर कहेंगे हम सड़क ही नहीं बनवा पा रहे हैं ना, क्योंकि सांसद हमारी पार्टी का नहीं है। भाई तुम सांसद वाला सड़क क्यों बनवाओगे? तुम अपना वाला बनवाओ। आप बोल सकते हैं ना, अधिकार रहेगा, जानकारी रहेगी तो कर सकते हो, नहीं तो कोई कहेगा सही बोल रहे हैं, विधायक जी सही बोल रहे हैं, सांसद जेल में वो करने ही नहीं दे रहे होंगे। भाई तुम पास तो कराओ, तुम अपना रोड बनवाओ, सांसद क्यों रोकेंगे तुमको? तुम अपने राज्य में जाओ और जाके मुख्यमंत्री से कहो कि एसएच बनवाए, हम तुमसे थोड़ी एनएच बनने के लिए कहेंगे। एनएच खराब है, आप जोर दे सकते हैं आपकी पार्टी का अगर होगा तो। अपोजिशन पार्टी का है तो आप एनएच नहीं, एसएच तो बनवा सकते हो, लोकल रोड तो बनवा सकते हो, गांव के रोड तो बनवा सकते हो, बनवाओ। स्कूल की स्थिति खराब है, विधायक ऐसा चुन लिया हो, सांसद आकर कहेगा अरे भाई तुम सांसद हो, तुम केंद्रीय विद्यालय बनवाओगे, नवोदय विद्यालय बनवाओगे, जितने भी सेंट्रल विद्यालय वो बनवाओगे। राज्य का विधायक जो होगा प्राइमरी स्कूल का अगर खराब है तो विधायक को तो बनवाना ही पड़ेगा। हो गया ना? यहां भी डिवाइड, हर जगह डिवाइड है, एकदम क्लियर कट, कि कोई तुमको मूर्ख बना ही ना सके कि वो नहीं करा रहे इसलिए हम नहीं करा रहे हैं। भाई तुम्हारा काम अलग है, तुम्हारा सोर्स ऑफ रेवेन्यू अलग है, टास्क अलग है, तुम कराओ उसके बारे में। क्योंकि पता नहीं है तो कहेंगे तो हमको मानना पड़ेगा, पता रहेगा तो आगे चले। क्लियर हुआ ये चीज सबको? स्टेट्स आर नॉट एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बट ड्रॉ देयर पावर फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश जब आजाद हुआ था तो 1953 के शुरुआती दौर तक देश में कोई राज्य नहीं था, कोई राज्य नहीं था, सिर्फ इंडिया था। और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट। राज्यों का संघ है, कोई राज्य नहीं था शुरू में। 1953 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना, सॉरी अरुणाचल प्रदेश बना, ठीक है, आंध्र प्रदेश, सॉरी, हाँ। किसके नाम पे? राम लू नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने क्या किया? आमरण अनशन कर दिया और मर भी गए। तो इनकी वजह से प्रधानमंत्री को थोड़ा टेंशन हुआ, प्रधानमंत्री ने दुख में बना दिया। फिर सारे राज्य बोलने लगे बनाना, वो वही बात है 10th में पढ़ोगे। फिर धीरे धीरे 1956 से स्टेट बनना चालू हुआ है। तो शुरुआत में स्टेट नहीं था। स्टेट बनाया किसने? तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 4 पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, किसी स्टेट को बनाने, बिगाड़ने, जोड़ने, तोड़ने, सबका। एग्जाम्पल में देखो, जम्मू एंड कश्मीर राज्य था ना, केंद्र शासित राज्य बना दिया, बनाया ना। तो ये पावर केंद्र सरकार के पास हो। तो केंद्र सरकार से ही पावर मिलता है राज्यों को, लेकिन राज्य एजेंट नहीं है। एजेंट का मतलब राज्यों को कुछ काम दिए गए हैं। मसलन 3 तरीके के काम है, एक स्टेट लिस्ट में है, एक यूनियन लिस्ट में है,
और तीसरा कंकरेंट लिस्ट में। एक इसके अंदर जो काम है, जैसे एजुकेशन हो गया, वो इसमें डाल दिया जाएगा। सैनिटेशन हेल्थ हो गया, वो इसमें डाला जाएगा। डिफेंस हो गया, वो इसमें यूनियन में डाला जाएगा। ऐसा काम जो देश को करना चाहिए, जैसे डिफेंस, रेलवे, पोस्ट, ये तुम स्टेट को नहीं दे सकते। अब पूछो क्यों? मान लो यूपी और बिहार दोनों में 2 राज्य चल रहे हैं और 2 पार्टी का सरकार है, एक मेरी पार्टी का और एक इसकी पार्टी का, हमारा इसका नहीं बनता है, तो यूपी के ट्रेन बिहार में हम जाने ही नहीं देंगे। जाने देंगे? इसीलिए नहीं है। ऐसे ही पोस्ट ऑफिस के साथ भी हो जाएगा। और आर्मी अगर दे दोगे किसी राज्य को, तब क्या होगा? केंद्र सरकार का सुनेगा ही नहीं, कहेगा ज्यादा बोलोगे आर्मी लगा देंगे हम। पुलिस है राज्यों का, तो जो काम राज्य को दे दिया गया उसमें केंद्र कुछ हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये नहीं कि तुम्हारी पुलिस के ऊपर हावी हो जाएगी कि नहीं तुम्हारा पुलिस ऐसे नहीं खड़ा रहेगा, ऐसे खड़ा रहेगा। वो राज्य का काम है, वो जैसे पुलिस को लगाए। यही बोल रहा है कि एजेंट नहीं है स्टेट, कि जैसा राज्य कहेगा, इसे केंद्र कहेगा वैसे ही राज्य करेगी, लेकिन पावर किसके पास ज्यादा है? केंद्र सरकार के पास। और ये जो सूची है कंकरेंट वाला, जिसको समवर्ती कहा जाता है, इसमें ऐसी चीज, अब मैंने कहा ना कि एजुकेशन इसमें रहेगा, हेल्थ रहेगा। अभी कोरोना हुआ था ना, वैक्सीन लाओगे, केंद्र सरकार बोलेगी लगाना जरूरी, राज्य बोलेगा नहीं लगवाएंगे, क्योंकि उसके पावर में अगर मान लो राज्य सूची में डाल दोगे हेल्थ को, तो राज्य अपनी मर्जी करेगा, नहीं लगाएगा, तब क्या कर लोगे तुम? देश के अंदर एजुकेशन सिस्टम बदलना है, अगर तुम इसको उठाकर डाल दो राज्य सरकार के अंदर, राज्य सरकार कहेगा हम नहीं बदलेंगे, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए उसको उठा के किसमें रखा गया? कंकरेंट लिस्ट में। क्यों रखा गया कंकरेंट लिस्ट में? क्योंकि कंकरेंट लिस्ट के अंदर जो कुछ भी रहेगा उसमें फाइनल डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट का नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। काम दोनों को साथ करना है, लेकिन अगर राज्य नहीं माना तो केंद्र सरकार जो कहेगा वही होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके पीछे पावर को बैलेंस भी करना है, और बैलेंस के साथ साथ ऐसा भी देखना कितना भी बैलेंस ना हो जाए कि कोई अपना मनमानी करने लगे। समझ गए? तो मनमानी ना हो, इसके लिए भी जरूरी है। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई परेशानी? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे देश में संसदीय सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। रूस में, यूएसए में जो डेमोक्रेसी है वो प्रेसिडेंशियल है। मालूम है ये बात? नहीं मालूम? मालूम है? प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री में फर्क क्या है? फर्क यह है कि यहां हमारे देश में हम प्रतिनिधि चुनेंगे, एमपी या एमएलए। चीफ मिनिस्टर कौन होगा और प्राइम मिनिस्टर कौन होगा ये हम तय नहीं करते। करते हैं क्या? नहीं करते। हम सिर्फ और सिर्फ एमएलए और एमपी बनाते हैं। मसलन हमने एमएलए चुन लिया तो सारे एमएलए मिलकर अपना सीएम चुनेंगे, ठीक है। हमने एमपी चुन लिया तो सारे एमपी मिलकर पीएम चुनेंगे। तो देखो हमने रिप्रेजेंटेटिव चुना ना, इन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया। तो इसी को रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता। इसमें संवैधानिक हेड तो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, पर असल में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट कुछ नहीं होते। रियल पावर किसके हाथ में होता है? और स्टेट में स्टेट के चीफ मिनिस्टर के पास। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पर ये जो सिस्टम है प्रेसिडेंशियल वाला, यहां के लोग राष्ट्रपति चुनते हैं, अब उनको प्रतिनिधि किसको बनाना है ये प्रेसिडेंट का कॉल होता है। तो वहां सुप्रीम पावर किसके हाथ में है? तो बढ़िया कौन सा है? ये हमारे यहां है। समझ में आया कि नहीं आया? प्रेसिडेंशियल में प्रेसिडेंट कुछ भी कर सकता है, वो लगभग लगभग बहुत क्लोज टू मोनार्क हो जाता है, किसी भी नियम को बदल सकता है, कोई भी नियम। जैसे रशिया में देख लो, अगले 15 साल चुनाव ही नहीं होंगे। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया है, में इलेक्शन नहीं होगा। हाँ, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में से नहीं हो सकता, क्योंकि ये चीज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन है, आपके राइट्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, बहुत ऐसी चीजें हैं। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको कोई नहीं बदल सकता। बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? कम से कम 14 स्टेट से उस पास करना पड़ेगा कि हाँ होना चाहिए, और संसद में भी कम से कम 200 के करीब मेंबर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब जाकर वो चेंज होगा। ऐसा होगा ही नहीं कि आधे राज्य से कोई नियम पास हो जाए, 28 में से 14 राज्य से नियम पास हो जाए, ऐसा हो सकता है? होगा ही नहीं। तो जब तक नहीं होगा नहीं बदलेगा। समझ गए? इसलिए कोई कहे कि पूरा संविधान ही बदल देंगे, संभव नहीं है। ठीक है, चलिए अगला पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर सबसे बढ़िया चीज क्या है? वोटिंग राइट। इसी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या सफरेज कहा जाता है। पहले 21 साल था, राजीव गांधी जी ने इसको 18 किया। ठीक है, यानी 18 साल का हर एक व्यक्ति, किसी भी जाति, किसी वर्ण, किसी विभाग, किसी जाति, किसी कलर का हो, किसी भी देश, किसी भी कोने में रहता हो देश के, उसको वोटिंग का राइट मिलेगा।
कोई दिक्कत तो नहीं है। सबसे पहली चीज, नो नॉट ओनली वोटिंग राइट बट एवरी सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ सोशल बैकग्राउंड कैन कंटेस्ट इन द इलेक्शन। खाली वोटिंग नहीं, तुम देश के किसी भी जगह पे रहते हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी वर्ण के हो, अमीर हो गरीब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? यस एंड नो सब बोलो। हाँ, अब सभी लोग क्या किए? दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर अकाउंटेबल फॉर द, अकाउंटेबल मतलब आप जो काम करेंगे उसके लिए हम कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक तो रिस्पॉन्सिबल हो गया कि तुमको काम दे दिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई तुम्हारी, पर अकाउंटेबिलिटी तब होती है जब जो काम तुमको हमने दिया वो हम कभी भी पूछ सकते हैं। कैसा कर रहे हो बताओ, क्या क्या किए अभी तक, क्या खर्चा हुआ, क्या नया लगा है, क्या कैसे किए, इसको अकाउंटेबिलिटी कहा जाता है। क्लियर है कि नहीं? शुद्ध हिंदी होता है जवाबदेही। क्या होता है? जवाबदेही। जब भी चाहें तो देही, क्या देही? जवाब। देही मतलब दो, क्या दो? समझ में आया? अच्छा लग रहा है? ये आपको हमने बता ही दिया है फर्स्ट स्लाइड पे, सेपरेशन ऑफ पावर। कोई परेशानी तो नहीं है इसमें? कोई दिक्कत? जुडिशरी कोर्ट सिस्टम, डिस्ट्रिक्ट, लोकल, सब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोर्ट में सबसे बड़ा कोर्ट कौन कौन सा, कहां पर है? ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय। क्या कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, इसके नीचे क्या होता है? हर एक स्टेट का है, हर स्टेट में नहीं है लेकिन हर स्टेट का है। ठीक है, हाई कोर्ट, इसको क्या कहा जाता है? उच्च न्यायालय। क्या कहा जाता है? न्यायालय। और नीचे क्या है? लोकल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, सिंधी में क्या हो गया? सत्र न्यायालय। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलिए। चलिए, थ्योरी ऑफ चेक एंड बैलेंस। अब ये कैसे पता लगेगा कि चीजें एकदम बैलेंस हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो देखो, हर काम को कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफरेंट डिफरेंट पावर, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन को दे दिया है। ये तो हमने पढ़ा नहीं कि लेवल में भी हो गया, ऑर्गन में भी हो गया, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? लेकिन इसके बाद भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोर्ट को बैठाया एज एन एम्पायर। कोर्ट विल वर्क एज एन अंपायर। कोर्ट क्या करेगा? अंपायर की तरह काम करेगा। कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर। अगर किसी भी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट में, किसी अधिकारी में, किसी के पावर में, तो संविधान के हिसाब से क्या सही है ये कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट, यानी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी के बीच में कुछ हो जाए, कोई काम में ऐसा लगा कि नहीं हमारा पावर राज्य ले रहा है, राज्य को लगेगा केंद्र को ले रहा है, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, या किसी अधिकारी के बीच में भी हो गया, एमपी एमएलए के बीच में हो गया, किसी के पावर के पास साथ हो सकता है ना। मान लो हम और तुम दोनों हैं, तुम राज्य की तरफ से, हम केंद्र की तरफ से हैं, एजुकेशन विभाग में हम दोनों लड़ गए, हम बड़े हैं, तुमको लगता है हम बड़े हैं, तो चलो कोर्ट के पास, पता लग जाएगा कौन बड़ा है। संविधान में लिखा है। तुमको पूरा नहीं मालूम संविधान, इनको मालूम है। ये संविधान पलटेंगे, निकालेंगे जज साहब, बताएंगे कि ये बड़ा है चश्मा वाला। समझ में आया? तब तुमको घर जाना पड़ेगा। नहीं पसंद है, सुप्रीम कोर्ट जाओ। सुप्रीम कोर्ट भी यही बात बोल दिया तो पूरे पक्का घर चले जाना। उसके बाद कुछ भूलोगे तो फिर मुकदमा लग जाएगा तुम्हारे ऊपर ही, कोर्ट को ना मानने का। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो भाई रियल का क्या मतलब है? कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी रहनी चाहिए ना। आगे चले। स्टेट का क्या मतलब है? डिफरेंट पावर बाय डिफरेंट ऑर्गन सिंपली इन ऑर्डर टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ द पावर ऑफ एनी ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। Each organ act as check of the other government and this is also ensure the balance power between the। ठीक है, हर कोई एक दूसरे के बीच में चेक बैलेंस को देख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है इसमें। अब आ जाइए, स्टेट क्या कह रहा है? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दैट रिप्रेजेंट ए सोवरन पीपल टू ऑक्युपाई अ डेफिनेट टेरिटरी। इंडिया एक्सेटर है और नेपाली स्टेट एक्सेट्रा। जैसे सोवन का मतलब होता है संप्रभु, शुद्ध हिंदी होता है जब किसी भी डिसीजन को लेने के लिए हमको किसी से डरना नहीं है। समझ रहे हो? या हमने कोई नियम बनाया तो हमको पड़ोसी राज्य या देश से हाँ ही नहीं भरवाना है, भाई मेरे साथ चलो, बोलो कि हाँ ये होना चाहिए, तो वो कहेगा हाँ जी ये होना चाहिए। जैसे गांव में देखे तुम, कोई पंचायत होती है, कुछ बात होता है तो किसी दबंग व्यक्ति को लाया जाता है, वो कह देगा तो मानेंगे लोग।
इसका मतलब जो डिसीजन ले रहा है वो सोवर्ण। हम क्या हैं? एक सोवर्ण कंट्री हैं। हमने कोई भी नियम बनाया, मसलन कोर्ट बनाए या लेजिस्लेचर बनाए, तो वो सोवर्ण है। हमारा पूरा देश क्या है? किसी भी नियम के लिए किसी से सहमति या किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। कोई माने तो माने, ना माने तो हड़ में जा, अपने देश में रहे। बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। तो यहां पर द वर्ड स्टेट रेफर्स नॉट ओनली टू स्टेट गवर्नमेंट। यहां पर स्टेट हैज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दस द गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ द स्टेट। एक बड़ा चीज जो है स्टेट, उसके अंदर कई पार्ट हैं। गवर्नमेंट है, एक गवर्नमेंट के अंदर भी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, उसके अंदर में ब्यूरोक्रेसी, उसके अंदर में सर्विस करने वाले, उसके नीचे क्लर्क लोग, उसके नीचे सपोर्टिंग स्टाफ, है ना, सब है। और ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं? एक स्टेट बना रहे हैं। समझ में आया? फंडामेंटल राइट पता है सबको? पता है? आज बता रहा हूं, फिर किसी दिन भी पूछूंगा, कहीं पे भी पूछूंगा। सबसे पहले राइट टू, समझ में आ रहा है सबको? किसी भी तरीके से इक्वल। राइट टू, राइट अगेंस्ट, कोई आपका एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता किसी तरीके से। फ्रीडम ऑफ कल्चरल एंड, मतलब आप जिस भी रिलीजन के हैं उसको कोई भेदभाव नहीं, यही नहीं कि जबरदस्ती किसी का धर्म बदलने लग जाओ, इसका कोई अधिकार नहीं है तुमको। तुम्हारे धर्म के प्रति कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगा, कोई परेशान नहीं करेगा। कल्चरल एजुकेशनल राइट के अंतर्गत ही आता है सर्व शिक्षा अभियान, जो गवर्नमेंट को 8वीं तक फ्री एजुकेशन चलाना है, सरकारी अस्पताल बनाना है। किसी के किसी कल्चर को ये नहीं कि कहीं जाओ कहोगे तुम क्या ये लुंगी पहन रहे हो, ये क्या धोती पहन रहे हो, तुमको ये नहीं पहनना, तुमको पैंट शर्ट ही पहनना, नहीं, जबरदस्ती नहीं कर सकते। हाँ, एक ऑफिस में ड्रेस कोड होगा, स्कूल में कहोगे सर तब स्कूल में हम लोगों को क्यों कहा जाता कि यही पहनी, हमको तो यही मन है। एक डाइवर्सिटी और डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए यहां भी जरूरत है। क्यों? देखो, किसी भी स्कूल में किसी भी जगह पर देखोगे तो वहां जज का भी बेटा है, गरीब किसान का भी बेटा है। अगर वो अपने घर के ड्रेस में आएंगे ना बेटा, तो उनके बीच का एक वो राइट टू इक्वालिटी खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो वहां आएगा तो बेचारा तुम्हारी तरह कपड़ा पहन के नहीं आ पाएगा, शायद उसके पास एक ही हो, दो ही हो, वो भी ना हो, तो अपने आप को रोज अनप्रिविलेज फील करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? इसलिए तुम्हारे उसके बीच में कोई डिस्टिंग्विश ही ना कर पाए, डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाए, सबको एक ड्रेस कोड दिया जाता है, सब वही पहनो। चाहे तुम जज के बेटे हो, चाहे कोई रिक्शे वाले भैया का बेटा है, एक जैसा पहन के आएगा। बात समझ में आया कि नहीं? आज तक स्कूल वाले ने भी ये बात नहीं बताया। किसने बताया? ड्रेस पहनने के पीछे ये है, शुरू से आदत रखो। ऑफिस में भी कोई किसी भी तरीके का है, एक लोगो, एक सिस्टम, आकर जिसके लिए आप काम कर रहे हो उसके प्रति रिस्पेक्ट होना चाहिए ना, तो उसका एक लोगो होगा, उसका एक सिस्टम होगा, एक लॉ होगा जिसको सब मानेंगे, चाहे वो क्लर्क क्यों हो, सपोर्टिंग स्टाफ क्यों ना हो, मैनेजर्स क्यों ना हो, या डायरेक्टर्स क्यों ना हो, उस लॉ को हर कोई मानेगा। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संविधान के द्वारा दिए गए किसी भी तरीके का नियमाधिकार आपको जो मिला है, उसका कोई भी किसी भी तरीके से कहीं प्रॉब्लम होता है, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। किसी पुलिस स्टेशन में पहुंचने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है पुलिस नहीं सुनेगी और हमारे धर्म से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुआ है, प्रूफ रखो और पहुंच जाओ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, आपकी सुनवाई होगी। छोटा मोटा मामला लेके मत पहुंच जाना, पुलिस के पास आना चाहिए। इन कैटेगरीज के अंदर कुछ है तो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द, कोई दिक्कत है? बोलो जी। अब देखो फंडामेंटल राइट का क्या है ऑब्जेक्टिव, लक्ष्य क्या है? हर सिटीजन के पास पोजीशन हो कि वो अपने राइट को, कोई ये ना कहे कि भाई हम गरीब थे इसलिए हमको ऐसा नहीं मिला। गरीब अमीर का बात ही नहीं है, ये सारे अधिकार सभी के लिए बराबर हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, हिंदुस्तान के किसी भी राज्य का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, पहाड़ी क्षेत्र में रहता हो, जंगली क्षेत्र में, तो मैदानी भाग में रहता हो, दक्कन में, तो राजस्थानी भाग में रहता हो, जंगल में रहता हो, कहीं भी रहता हो, फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हर किसी के लिए बराबर है। इवन जो लोग को ऐसा लगता है कि उनको थोड़े पिछड़े हैं, या सरकार को समझ में आता है कि वो सीधे अपने अधिकार का एक्सरसाइज नहीं कर सकते, उनको फंडामेंटल राइट के अलावा रिजर्वेशन भी दिया जाता है। वो इक्विटी के अंदर आता है, समता लाने के अंदर। समानता लाने के लिए क्या किया जाता है? एक इक्वालिटी होती है, एक होता है इक्विटी। इक्वालिटी ये हो गया कि हम सब बराबर हैं, पर बराबर करने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। जैसे मान लो एक दीवार है, यहां हम खड़े हैं और इस दीवार की हाइट 5 फीट है और मेरी हाइट 5.5 फीट से ऊपर है, तो मैं तो दीवार के उस तरफ देख पा रहा हूं, तुम कैसे देख पाओगे अगर तुम्हारी हाइट 5.5 फुट नहीं है? तो एक तुम्हारी हाइट मान लो 4 फुट है, तो अब तुमको 1 फुट का टेबल दे दिया जाएगा। दिस इज एन इक्विटी। यही एग्जाम में भी होता है। जैसे हम एक अच्छे बैकग्राउंड से हैं, हमारे पेरेंट्स फीस दे सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, हमारे को हर चीज मिल सकता है, पर ऐसे बच्चे भी हैं जिनको पढ़ाई नहीं मिल सकती, तो उनके समाज के लोगों को रिजर्वेशन मिला।
कि सेम एग्जाम में वो बैठेंगे और आपसे सेम एग्जाम में अगर वो 10 नंबर कम भी लाएंगे, 15 नंबर कम भी लाएंगे, तो उनको नौकरी या वो जॉब या वो पढ़ाई करने दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि वही सेम चीज आपके लिए रिसोर्सेस, एक्सेसिबिलिटी सब आसान है, उनको वो चीज नहीं मिलता। फीस में भी दिया जाएगा। फीस कहीं भरना है, कई ऐसी जगह होंगी आपसे 10 रुपया लिया जाएगा, उनसे 5 रुपया भी लिया जा सकता है, या किसी का माफ भी किया जा सकता है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है। ये तो जरूरी है ना क्वालिटी लाने के लिए कि अगर उनके पास पैसा नहीं, वो पढ़ ही ना पाए, तब जरूरी है कि पढ़ने देना है। इसलिए क्या किया सरकार ने, कई ऐसे सिस्टम, गवर्नेंस और ऑर्गेनाइजेशन निकाले कि उनको पढ़ाई मिल सके, फ्री एजुकेशन मिल सके। ठीक है, तो वो हो गया समता का, समझ में आया, इक्वलिटी लाने के लिए। ठीक है ना। फंडामेंटल राइट मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट पावर टू मेक लॉ। जो भी कानून बना रहा है उसको एक दिमाग में रखना है कि किसी भी कानून को बनाते वक्त फंडामेंटल राइट खराब नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई भी कानून तुम नहीं बनाओगे कि देश का संविधान के द्वारा दिया गया फंडामेंटल राइट खतरे में आए। देश के लोगों का फंडामेंटल राइट छीनना नहीं है, चाहे कोई भी कानून बनाओ। ठीक है ना, बोलो। इससे कॉन्सेंसस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दे प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट एनी एबिलिटी एंड एब्सोल्यूट एक्सेस। कोई, ये जरूरी भी है। अगर ये नहीं दिया जाएगा तो देश के किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे या बड़े संस्था के द्वारा कोई भी ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव आपके राइट का गलत नहीं होने के कारण मिसयूज करेंगे, और ऐसे में आपका जो है काम भी नहीं होगा और आपको डिटोरिएशन की फीलिंग आएगी। मान लो आप किसी जज के पास गए, आपको कोई अधिकार नहीं दिया, जज ने आपका केस ही नहीं सुना। पुलिस के पास गए तो आपको अधिकार मिला है कि आपके राइट्स को कोई भी खराब ना करे और आपका काम हो सके। अगर राइट नहीं होगा तो कोई भी अपने पावर का मिसयूज कर सकता है। जैसे राइट्स मिले हैं महिलाओं को कि शाम के समय में कोई पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकता। अगर महिलाओं को ये राइट ना मिले, अच्छा, मेल पुलिस वाला फीमेल को कभी नहीं पकड़ सकता, तो कोई भी आएगा मिसयूज करेगा अपने पावर का। तो अगर राइट नहीं रहेगा तो सिक्योर कैसे रहती? बच्चों को कोई पुलिस स्टेशन नहीं ले जा सकता अनटिल अनलेस कोई बड़ा कांड है, तो उसके लिए एक अलग पुलिस है। ये भी नहीं कि बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए एक अलग विभाग है, वही आएगा और पकड़ेगा, उनको अलग जगह ले जाएगा, उनके लिए कोर्ट भी अलग है, उनके लिए जेल भी अलग है। ऐसा नहीं कि बच्चों को जेल नहीं होता, उनको भी होता है गलती करने पे। वहां और सख्ती से, यहाँ तो टीचर की डांट नहीं बर्दाश्त होती ना, वहां सुबह 4 बजे उठा के पीटेंगे नहीं पढ़ोगे तो। पढ़ाया भी जाता है, स्कूल की तरह स्कूलिंग भी होती है, एग्जाम भी होता है और काम भी कराते हैं, घास भी छिलवाएंगे, सफाई भी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। बाल सुधार गृह कहा जाता है उसको, सुधार के भेजा जाता है उसके अंदर से। ठीक है, जेल है उसमें एडमिशन लेने के लिए कुछ गलती करना पड़ेगा, क्राइम, कोई क्राइम करोगे तब उसमें एडमिशन होगा। हाँ, खाना पीना सब फ्री है उसमें, सब फ्री है, खाना पीना, सोना, रहना, खाना, खेल कूद की चीजें, किताबें, सब फ्री है उसमें। ठीक है, पर तुम्हारी मर्जी से नहीं, वहां जो जेलर होगा उसकी मर्जी से। जब वो कहेगा तभी खेलना है, जब वो कहेगा तभी सोना है, जब वो कहेगा तभी पढ़ना है। ये नहीं कि मम्मा मन नहीं कर रहा है, अब नहीं आज पढ़ेंगे, नहीं चलेगा। शादी में जाना है, सब शादी उसी में, कुछ नहीं, कहीं नहीं जाओगे, जितने दिन रहना है उसी दिन अंदर रहना है। इतना होता तो सब वही नहीं पहुंच जाते। चले आगे। इट ऑल्सो गारंटीड राइट टू इंडिविजुअल अगेंस्ट स्टेट एज वेल एज। स्टेट का मतलब मैंने आपको बताया ही, सरकार के अंदर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अंदर एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव के अंदर सब ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेसी, सब। तो राज्य के किसी भी घटक, किसी भी अंग के द्वारा किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, यह भी इंश्योर किया जाता है फंडामेंटल राइट के जरिए ही। जैसे कि राइट टू इक्वालिटी है, तो इक्वालिटी का मतलब आपको सजा मिले। अगर मान लो मैंने चोरी किया, तो चूंकि मैं बहुत जानता हूं सोशल, इसलिए मुझे चोरी की सजा में कम सजा मिले। और कोई ऐसा लड़का आए जो खूब साइंस पढ़ा हो, उसके अंदर नॉलेज ना हो, तो ऐसे में उसको जो है कम सजा मिले, ऐसा नहीं होगा। अगर उसको प्रोसीजर होगा, उसका कोई पनिशमेंट होगा, उसकी कोई बड़ाई होगी, उसका कोई रिवॉर्ड होगा, सब बराबर होना चाहिए। चाहे वो गरीब का लड़का हो, अमीर का बच्चा हो, गोरा हो, काला हो, कुछ भी। समझ में आया कि नहीं आया? प्रधानमंत्री का बेटा भी अगर फंसेगा किसी केस में, तो उसके साथ भी वही एक्ट लगेगा जो एक गरीब किसान के बेटे के साथ लगेगा। दिस इज कॉल्ड राइट टू इक्वालिटी। कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी भी तरीके से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कहीं पे भी, कि तुम हटो यहां से, काले लग रहे हो, भागो यहां से, तुम गरीब के बच्चे हो, तुम यहां नहीं घुस सकते। किसी होटल, किसी रेस्टोरेंट, किसी भी स्कूल, किसी भी जगह पे कोई ये नहीं कह सकता कि तुम ऐसे हो इसलिए तुम यहां नहीं आ सकते। अगर उसने ये कंप्लेन कर दिया तो फिर उसकी जिंदगी खराब सामने वाले की। होता है तो रिपोर्ट करो प्रूफ के साथ। फंडामेंटल राइट के अंदर राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम किस किस चीज का है? बोलने का, एसोसिएशन बनाने का। अब देखो एग्जाम्पल में बोलने का मतलब वही है जो आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है वो बोलो,
ये नहीं किसी को गाली दो, समझ रहे हो ना। आधिकारिक बातें बोल सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है वो बोल सकते हो, कहीं गलत हो रहा है वो बोल सकते हो, है ना। एसोसिएशन बनाने का मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कोई ग्रुप बनाना चाहते हो अपना, कोई क्लब बनाना चाहते हो, है ना, तो ये सब आप कर सकते हो। देश विरोधी काम नहीं करना है, ये नहीं कि बस सरकार खिलाफ, आप सरकार के खिलाफ ग्रुप बना लो, सरकार गलत करे सरकार के खिलाफ ग्रुप बना लो, पर देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए वो। आपने स्टूडेंट यूनियन बनाना बना लो, कोचिंग गलत कर रहा है कोचिंग के खिलाफ बोल सकते हो, स्कूल गलत कर रहा है स्कूल के खिलाफ बोल सकते हो, एजुकेशन मिनिस्टर गलत कर रहा है एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ बोल सकते हो, पर तुम्हारा बोलना देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए। तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऐसा कुछ ना हो जो देश संविधान के खिलाफ कुछ बोल दे, तब तो प्रॉब्लम है। समझ गया मेरी बात। राइट टू मूव फ्रीली रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, भाई मैंने कहा ना देश के हर जगह पर जाकर रह सकते हैं, पर किसी के घर में नहीं रह सकते, समझ गए ना। तो प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कुछ भी बन सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैं एक पुजारी का बेटा हूं तो मैं पुजारी ही रहूंगा। कोई सफाई करने वाले भैया का बेटा है तो वो वही काम करेगा, उसको जो प्रोफेशन चुनना है वो चुन सकता है, उसकी आजादी। अब घर वालों को जाकर कहना हम इंजीनियरिंग नहीं करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हम जो चाहेंगे वो बन सकते हैं, बड़ी मार मारेंगे लोग। माँ बाप जो चाहते हैं जो दे रहे हैं, अच्छे से कन्विंस करो कि मेरे अंदर ये स्किल है मैं यही करना चाहता हूँ। कहना कि हम तो बदमाश ही बनेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, तो बदमाश बनना कोई प्रोफेशन नहीं, उसके लिए जेल है फिर, ठीक है। हाँ, अगेन एक्सप्लोटेशन, एक्सप्लोटेशन को थोड़ा डीप समझिएगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है, आपने देखा है बच्चों से भीख मंगवाया जाता है, ये नहीं होनी चाहिए। बच्चों को बेचा तक जाता है, लड़का लड़की हर किसी को, ये नहीं होना चाहिए। महिलाएं पुरुष सबका होता है, महिलाओं को भी बेचा जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग किसी भी कीमत में नहीं होना चाहिए। बॉन्डेड लेबर नहीं होना चाहिए, मतलब किसी से अगर आप काम करा रहे हो तो उसकी मजदूरी दो। अगर उसने कंप्लेन कर दिया कि मुझे खाना भी नहीं मिलता, मुझे पेमेंट भी नहीं मिलता, बोलता हूं तो वो मारता है, तो सोच लो वो आता है राइट अगेन एक्सप्लोटेशन में, खतरनाक वाली सजा होगी, ठीक है। 14 साल से नीचे के किसी भी बच्चे से काम नहीं करवाना है। अब घर पे मम्मी पापा बोलेंगे कि मम्मी बोलेंगे किचन में थोड़ा आ जाओ, 2 बर्तन धो देना मेरे साथ, या पापा बोलेंगे जाके सब्जी लेके आ जाओ, 14 साल से नीचे के लोगों को नहीं कराना है, तो फिर वहां तुम्हारा हो जाएगा। ये कोई काम नहीं है, घर की चीजों को आप मदद कर सकते हैं, ऐसे भी पेरेंट्स नहीं कराते। घर में कोई छोटी मोटी दुकान भी है, पापा मम्मी कोई काम भी करते हैं अपना घरेलू, तो उसमें मदद करिए। काम का मतलब हो गया वर्क, समझ रहे हो ना, नौकरी ऐसा कुछ। हाँ, अब वो पेरेंट घर के लोग कूड़ा उठाते हैं अगर, तो बच्चे को उठा दिए कि जो चलो कूड़ा उठाने चलो, वो जेल हो जाएगा उनके पेरेंट्स को, ऐसा नहीं कराना है, ठीक है। अब घर पे कुछ छोटा लघु उद्योग करते हो, उसमें बच्चा मदद कर दे तो अच्छी बात है ना, स्किल सीख रहा है। अब कोई स्किल थोड़ी ना कूड़ा उठाना। अब कहते को ना, एक पेरेंट्स का मैं पढ़ा रहा था तो उसने कहा सर आपने कहा था कि घरेलू काम में कर सकते, तो हमारा तो यही काम ही है कूड़ा उठाने वाला, मोहल्ले में रहते थे वैसी जगह पे। हमने कहा ये कोई काम थोड़ी है तुम बच्चे को बदनाम करो, वो क्या सीख रहा है। अगर 14 साल से नीचे के बच्चे को तुम अपने किसी घरेलू काम में मदद ले रहे हो, उसने यूट्यूब पर रील भी देख लिया था, जापान में ऐसा होता है। जापान में लोग कूड़ा नहीं उठवाते बच्चे से, जापान में काम कराते हैं, ऐसा ही काम कराते हैं जिससे स्किल आए। 10 साल का बच्चा भी काम करता है, पर उसके 4 घंटे के काम का एक अकाउंट खुला हुआ है, उसमें ही सैलरी जाएगा, उसके पेरेंट्स को नहीं मिलेगा कि उसका पेरेंट अपने बच्चे से काम कराए और उसकी सैलरी उड़ा दे, ऐसा नहीं हो सकता। मसलन क्या है, 14 साल से नीचे से होटल में प्लेट धोना, कूड़ा उठाना, लेबर का काम करना, बोझ उठवाना, साफ सफाई करवाना, ऐसा कुछ भी काम ना कराइए। अब कोई बच्चा स्किल सीख रहा हो, जैसे किसी के पिताजी बहुत अच्छे सिंगर हो, राइटर हो, है ना, पोएट हो, पुजारी हो, वो कुछ स्किल सिखा रहे हैं कि भाई शास्त्र कैसे पढ़ते हैं, कैसे पूजन विधियां कराई जाती हैं, कैसे कविताएं लिखी जाती हैं, किस तरीके से रिसेट किया जाता है, किस तरीके से सॉन्ग गाया जाता है, तो ये सब सीखो, ये तो अच्छी चीज है। कल को भविष्य में तुम्हारे स्किल हो जाएगी तो काम आएगा। समझ गए मेरी बात। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वो मैंने पहले ही बता दिया, धर्म का है। इसका कोई मतलब नहीं कि किसी और धर्म को, किसी और स्टेट को आप गाली देंगे या जबरन किसी का धर्म बदलवाएंगे, ये नहीं है। आपके धर्म के प्रति सबका सम्मान होना चाहिए और आप भी रखेंगे। कल्चरल वाला मैंने बताया ना, प्रिजर्व करना है और डेवलप करना है। कि कोई इस बिरादरी का है तुम जंगली लग रहे हो, ऐसा शब्द अगर तुमने बोल दिया तो जेल हो जाएगी, ठीक है। ऐसा कुछ भी दोस्ती में भी बोलोगे तो भी अगर वो कंप्लेन कर देगा तो हो गया। कंप्लेन नहीं होना चाहिए, दोस्ती अपना बाहर तक, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है। जाति को लेकर, किसी समाज को लेकर, किसी कल्चर को लेकर आपने बोल दिया और उसने कंप्लेन कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। किसी भी तरीके के एडमिशन में, स्कूल, कोचिंग, ये मैंने कहा ना कि जाति के आधार पर कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, समाज के आधार पर। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मैंने कहा ही कि कोई भी फंडामेंटल राइट, समझ में नहीं आ रहा अच्छे से, लेकिन लग रहा है कि 1 या 2 मेरे एक साथ हो गया है, 5 में से 6 में से, है ना, तो चले जाओ। कहां चले जाओ? हाईकोर्ट, और सीधे क्या दायर कर दो वहां पर? रिट।
याचिका दायर कर दो, हिंदी में कहते हैं याचिका। ठीक है, कम वही एप्लीकेशन कि हुजूर हमारा फंडामेंटल राइट खतरे में है। ठीक है, बोलो। सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है, लोकल कोर्ट को यह अधिकार नहीं दिया गया। एक आर्टिकल है, आर्टिकल तुमको क्या ही बता करेंगे, जिसके बाद हाई कोर्ट को मिला, शुरू में सुप्रीम कोर्ट के पास ही था, बाद में हाई कोर्ट को भी मिला, क्योंकि बहुत लोग आ गए तो हाई कोर्ट को भी अधिकार दिया गया, लेकिन लोकल कोर्ट के पास अधिकार नहीं है। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड लोकल कोर्ट को केस नहीं देखना है। राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन में लेटर ऑन राइट वॉज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। इसको क्यों हटाया गया, सोचो इसको क्यों लगाया गया। राइट टू प्रॉपर्टी अगर रहेगी ना, तो सरकार को जरूरत है कि तुम्हारी इस जमीन को 2 हाईवे बनाना है, अस्पताल बनाना है, बदले में पैसा भी देगी, अंग्रेज की तरह थोड़ी ना कि छीन लेंगे। लेकिन अब अगर राइट टू प्रॉपर्टी रहेगा, तुम नहीं दोगे, सरकार तुमसे जबरदस्ती, तो डेवलपमेंट रुक जाएगा कि नहीं। भाई गांव में होता है ना, एक ही आदमी के पास पूरा जमीन है, अब वो जमीन देगा ही नहीं तो गांव में हॉस्पिटल कैसे खुलेगा, स्कूल कैसे खुलेगा। तो राइट टू प्रॉपर्टी रहेगी तो वो देगा, इसलिए राइट टू प्रॉपर्टी बाद में क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। समझ में आया, बोलो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने के लिए, गरीबी को खत्म करने के लिए, इंडियन गवर्नमेंट को लॉ और पॉलिसीज को मेक करने के लिए बनाया गया राज्य नीति निदेशक तत्व। ठीक है, नहीं है, कहीं नहीं है। इन सेकुलर स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी रिलीजन। इसको शुद्ध हिंदी में कहा जाता है, जब बनाया गया था अंडर द 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 42वां संशोधन जब किया गया तो यह चीज डाला गया, सोवर्ण और सेकुलर। तो सेकुलर का सही मतलब है पंथ निरपेक्ष, मतलब किसी भी पंथ का सपोर्ट नहीं करना और किसी को खिलाफत नहीं करना। बाद में इसको धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। मतलब राज्य के किसी भी अधिकारी, किसी भी सरकार के द्वारा किसी भी धर्म के प्रति बायसनेस नहीं होनी चाहिए कि ये एक्स धर्म का है तो मैं करूंगा, वाई धर्म का है तो नहीं करूंगा। तुम इसके हो तो तुम्हारा फेवर, तुम इसके हो तो अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, ना हुआ होगा। जैसे कि और ना हमारे देश का कोई राष्ट्रीय धर्म है, ठीक है, कोई धर्म नहीं है। जैसे पाकिस्तान मुस्लिम धर्म है ना, बांग्लादेश भी ऐसे, हमारे यहां कोई धर्म नहीं है। वायलेशन ऑफ, जैसे देखो, विच फंडामेंटल विल वर्क सिचुएशन वायलेट इफ 13 ईयर चाइल्ड ओल्ड वर्किंग इज फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कारपेट। ठीक है, if a politician is one of the state decide not to allow a laborer from a state to work in his state, if a group of people are given permission to open a Telugu medium school in a Kerala, if government decide not to promote any officer to the armed forces for being a woman, ये सब वायलेशन है। महिला इसलिए नहीं भेजो, ये कोई मतलब नहीं हुआ। कोई परेशानी है नहीं ना। अब दोनों लेक्चर को अच्छे से देखो और नोट्स कल मुझे चाहिए इसके।